लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी, 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि FW टेलर ने दी थी। 2 टेक्निक्स हम लोग कर चुके हैं, दैट वाज फंक्शनल फॉर्मेनशिप एंड द स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप में डिवीजन किया था स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन में हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे किसी भी टाइप ऑफ वर्क के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, डिफरेंट टाइप के हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे। अब नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन, ये भी टेलर ने दी है ये टेक्निक। इसमें टेलर क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ की, ऐसे कुछ साइज़ का, ऐसे कुछ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को एंड करना, मतलब ना प्रोड्यूस करना ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो हमारा काम है वो टाइमली हो सके, हमारी कॉस्ट में इकॉनमी मिल सके, स्टाफ में इकॉनमी आ सके हमारी, और मशीनरी के यूज़ में इकॉनमी मतलब हमें सस्ता पड़ सके, महंगा ना पड़े, और उससे कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता उस चीज़ का अगर हम जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं या अननेसेसरी टाइप्स को एलिमिनेट कर देते हैं। तो बेसिकली सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है वो कि जब भी आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो उस टाइम आपने क्या करना है, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं उसको एलिमिनेट करना है। अननेसेसरी अब एक्टिविटीज़ नहीं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर जो अननेसेसरी टाइप्स बनाई जा रही थी या फिर कोई अननेसेसरी क्वालिटी के प्रोडक्ट थे या अननेसेसरी साइज़ का कोई प्रोडक्ट बन रहा था जिसकी मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम नहीं भी प्रोड्यूस करते तो। सिमिलरली अननेसेसरी वेट का या कोई भी प्रोडक्ट के, तो उसको एलिमिनेट करने से हमारा यहाँ पे मतलब है, उसको एंड करने से मतलब है सिंप्लीफिकेशन में। लाइक हम कह रहे हैं कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जनरली हम लोगों ने देखा है कि जो शू बनते हैं 2-2 के गैप पे, 12, 14, 10, 8, 6, 4 इस तरह के गैप्स में बनते हैं और उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसमें ही सब ऑलमोस्ट सब लोगों के जो पैर का साइज़ है वो कवर हो जाता है, वो अकॉर्डिंगली इस तरह से बनाते हैं। पर एक कंपनी जो थी वो बना रही थी 4.1, 4.2, 3, 4, 5, तो ये अलग अलग साइज़ के बना रही थी। दैट वाज अननेसेसरी, और वी कैन से दैट वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द 4 के साइज़ से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। तो यहीं पे फ्योल यही कह रहा है कि जब एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो सिंप्लीफाई होना चाहिए। जो भी कुछ अननेसेसरी साइज़ के प्रोडक्ट बन रहे हैं या अननेसेसरी टाइप या कुछ अननेसेसरी क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा, उसको हमें एलिमिनेट करना। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क बाय एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटी, साइज, वेट एटसेट्रा। एग्जाम्पल हमने ले लिया, साथ ही मैं यहाँ पे कह सकती हूँ टाइप में एक और एग्जाम्पल, जैसे कि एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो पेपर मैन्युफैक्चर करती थी। पहले वो इतने ज़्यादा टाइप्स के पेपर करती थी, ऑलमोस्ट 150-160 के अप्रोक्स थे। तो जब उसने सिंप्लीफिकेशन करनी स्टार्ट की तो उसे लगा अगर मैं इतने टाइप के भी करूँगी ना तो दैट विल बी बेनिफिशियल, कोई मतलब मुझे नुकसान नहीं होगा उसे एलिमिनेट करने से। तो उसने सिंप्लीफाई करके लगभग 70 to 80 जो टाइप्स के पेपर थे उसको एलिमिनेट कर दिया और अब वो 90 to 100 के टाइप के पेपर बना रही है। तो उससे क्या होगा, देखो एक तो टाइम भी कम लगेगा, मशीनरी अलग अलग साइज़ के लिए, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए हमें अलग अलग मशीनरीज इंस्टॉल करनी पड़ती है, ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होती है, ज़्यादा वर्कर्स की, वो सब भी कम हो जाएगी और कॉस्ट में इकॉनमी आएगी। इकॉनमी मतलब प्रोडक्शन में इकॉनमी मीन्स कॉस्ट कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मशीन्स है, इफेक्टिव इकॉनमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स, कम मशीन्स यूज़ करनी पड़ेंगी, पहले हमें ज़्यादा इंस्टॉल करनी पड़ रही थी। सिमिलरली शूज़ के अलग अलग साइज़ बना रहे हैं तो हमें उसके लिए अलग अलग टाइप की मशीन्स इंस्टॉल करनी पड़ती थी। इसके साथ साथ इफेक्टिव इकॉनमी, स्टाफ में भी इकॉनमी आती है, मतलब हमें अलग अलग डिफरेंट ज़्यादा लेवल के ऊपर स्टाफ को अपॉइंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेने के लिए स्टाफ जो है वो कम रखते हैं तो भी काम चल जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। और लेबर कॉस्ट को भी कम करने में हेल्प करती है विद द स्पेशलाइजेशन। वही बात है, यहाँ पे स्टाफ में ओवरऑल स्टाफ की बात कर रहे थे, यहाँ वर्कर्स की बात कर रहे थे। देखो अलग अलग टाइप्स की मशीन इंस्टॉल की है तो उन पर काम करने के लिए अलग अलग वर्कर्स को, अलग अलग जिनके पास कैपेबिलिटी हो उस मशीन को ऑपरेट करने की, उन्हें हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, लेबर कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, पर सिंप्लीफिकेशन करने से क्या होगा, लेबर कॉस्ट कम करने में हेल्प मिलेगी। तो सिंप्लीफिकेशन क्या कह रहा है इसके थ्रू टेलर कि हमें जो अननेसेसरी टाइप्स हम बना रहे हैं या क्वालिटीज़ या फिर वेट के या साइज़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको हमने एलिमिनेट करना है, ताकि हमें इकॉनमी मिल सके, सस्ता काम हो सके, सस्ते में हमारा काम हो सके, कम से कम कॉस्ट पे हो सके और हमें नुकसान ना हो जिस चीज़ से। तो दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन एंड नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टेक्निक।
यस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है उसमें हम लोग कुछ स्टडी करने वाले हैं जो कि टेलर ने कही है। 4 टाइप्स की स्टडीज़ है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। देखो हम लोगों को पता है ये टेक्निक्स जो दी गई हैं टेलर के द्वारा, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया के लिए है, जो कि इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए है। कुछ स्टडीज़ भी दी हैं उसने। फर्स्ट इज़ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी नाम से ही हमें कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे ऐसी स्टडी की जाती है, स्टडी के थ्रू बेस्ट मेथड फाइंड आउट किया जाता है काम को करने का, ताकि जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल और वी कैन से बेस्ट बेनिफिशियल, दैट बेनिफिशियल वी कैन से किस सेंस के अंदर हम कह रहे हैं बेस्ट प्रोडक्ट हमें मिल सके। तो टेलर क्या कह रहा है कि जो भी एक इंडस्ट्री है उसके अंदर ऐसी स्टडी की जानी चाहिए जिसके थ्रू एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट किया जाए। और वो स्टडी किसके थ्रू की जा सकती है? प्रोसेस चार्ट्स बनाए जा सकते हैं कि जो मैनेजेरियल लेवल है वो प्रोसेस चार्ट के थ्रू या फिर ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू वो बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ताकि उसे बेस्ट वर्क, बेस्ट आउटपुट मिल सके, बेस्ट प्रोडक्ट मिल सके, द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। तो आइडेंटिफाई मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो इस स्टडी का जो मेन पर्पज़ है एक बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना, ताकि हमें बेस्ट प्रोडक्ट मिल सके, बेस्ट आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट इज़ मोशन स्टडी। मोशन नाम से ही डिटरमाइन कर पा रहे हैं मोशन मूवमेंट्स। मतलब यहाँ पे जो टेलर क्या कहना चाह रहा है, इस स्टडी के थ्रू क्या किया जाता है, जो हमारी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, मतलब कई बार एक वर्कर काम को करते हुए कुछ ऐसी मूवमेंट्स करता है जो कि ज़रूरत नहीं होती, जिस वजह से टाइम की वेस्टेज हो सकती है। देखो टाइम की वेस्टेज होगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे स्टडी की जाती है मोशन की, जो लो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो ऐसी कितनी मूवमेंट्स कर रहे हैं, और जो मशीन्स हैं कुछ ऐसी मूवमेंट्स कर रही है जो कि अननेसेसरी है, उसको अगर हम रिमूव करेंगे तो दैट विल गिव द आउटपुट ऑन टाइम। हमें टाइम के ऊपर और वी कैन से टाइमली जल्दी से आउटपुट मिल जाएगा। तो इसमें स्टडी किसकी की जाती है? बेसिकली अननेसेसरी मोशंस को देखा जाता है कि वर्कर्स या मशीन कुछ ऐसी मोशंस तो नहीं कर रही है जिसको दूर करने की ज़रूरत है काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशंस। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक मिस्त्री है, मैसन बोलते हैं इंग्लिश में हम उसको, MASON। वो कहीं काम कर रहा है, जब वो दीवार को बनाते हुए ब्रिक को ले करता है तो उस टाइम वो इतनी एक्स्ट्रा टोटल एक्टिविटीज़ 18 कर रहा है। और इट मीन्स, और जब हम उसको कैमरे के थ्रू उसकी मोशंस को हमने स्टडी किया, उसमें उसकी लगभग जो 10 एक्टिविटीज़ थी दैट वाज एक्स्ट्रा, ओनली 8 वाज रिक्वायर्ड। 8 एक्टिविटीज़ की ही ज़रूरत थी। इट मीन्स इतनी एक्टिविटीज़ वो एक्स्ट्रा कर रहा था और एक ब्रिक को लेकर के। सिमिलरली उसने जितनी भी ब्रिक्स लेकर ही उस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। तो ये अननेसेसरी मोशंस को रिमूव करने के लिए टेलर ने बोला कि मोशन स्टडी होनी चाहिए। इसके लिए पर्टिकुलर कैमरा यूज़ किया जाता है उनकी मोशंस को चेक करने। तो नेक्स्ट इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी इज़ रिलेटेड टू टाइम की एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें मैक्सिमम कितने टाइम की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए टाइम स्टडी की जाती है टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, कि स्टैंडर्डाइज टाइम इतना ही लगेगा हमारा। तो ये किसके थ्रू किया जाता है? टाइम स्टडी। हम स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं या फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि एक काम को करने में उसने इतना टाइम लिया, तो अगर एक एफिशिएंट वर्कर है तो वो इतना टाइम उसे कंप्लीट कर दे। स्टैंडर्ड टाइम इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए उसे टाइम। ये किस लिए किया जा रहा है? ताकि हम एग्जैक्ट लेबर की पोस्ट को पता लगा सके कि कितना खर्चा आएगा लगभग हमारा इतनी यूनिट्स को बनाने में, या फिर हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत पड़ सकती है इतने काम को पूरा करने में। तो बेसिकली यहाँ स्टैंडर्ड टाइम को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है टाइम स्टडी के थ्रू। नेक्स्ट इज़ फटीग। फटीग होता है थकावट। फटीग स्टडी जो ये बेसिकली स्टडी है, ये किससे रिलेटेड है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको टाइम टू टाइम कितना इंटरवल्स पे कितने कितने फ्रीक्वेंसी का गैप और वीकेंड से उन्हें रेस्ट इंटरवल दिया जाना चाहिए, ब्रेक दिया जाना चाहिए। क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करती है ये स्टडी? हमारी ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि मतलब हमें कितनी बार रेस्ट इंटरवल दिए जाने चाहिए और कितने कितने टाइम के। लाइक दिन में अगर हम कह रहे हैं कि सुबह से 9 o'clock से काम करना स्टार्ट किया, 11 o'clock उसे रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए जो कि 10 to 15 मिनट्स का, उसके बाद 2 o'clock जो कि हाफ एन आवर का, उसके बाद उसे कितने इंटरवल्स मिलने चाहिए इन टोटल, ताकि उसकी
जो एफिशिएंसी लेवल है वो मेंटेन रहे, थकावट फील ना करे। अगर थकावट फील करेगा तो उससे क्या होगा, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो टेलर ने बोला कि फटीग स्टडी होनी चाहिए, मतलब चेक होना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए कि उसे कितने कितने टाइम इंटरवल्स पे ब्रेक चाहिए और कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी का चाहिए है, ताकि उसकी एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये जो स्टडीज़ हैं, 4 स्टडीज़ दी हैं टेलर ने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। उनकी एफिशिएंसी को, अच्छा प्रोडक्ट लेने के लिए, वर्कर्स की एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए, उनकी अननेसेसरी इमोशंस को रिमूव करने के लिए और काम को टाइम पे पूरा करने के लिए ये टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ सजेस्टेड बाय द टेलर। यस, तो नेक्स्ट 2 स्टडीज़ आर लेफ्ट, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर नेक्स्ट वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।